हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी को धीरज सीटेट एकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग एडुटेरिया का 5000 प्रश्न का सेट चला रहे थे, जो कि सेट 20 ख़त्म हो चुका था। आज आपका सेट 21 शुरू होने जा रहा है। अगर आप हमारे जो सेट 20 था वो अभी तक नहीं देखे हैं वीडियो, तो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को सेट 20 को देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सेट देखने से पहले आप PDF मतलब सेट मारना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। आप वहाँ से जुड़कर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे एक दिन पहले आपको सेट भेज दिया जाता है। वो सेट आप पहले बना लीजिए, उसके बाद दूसरा दिन वो सेट को आप मिला लीजिए। ठीक है, चलिए। तो आज का सेट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, सेट नंबर 21, क्योंकि 20 हम लोग ख़त्म कर दिए थे। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि डिस्कशन थोड़ा सा करना पड़ता है। और हाँ, इसमें जो लिखा हुआ है उस पर आप मत जाइएगा, थोड़ा गलत भी लिखा हुआ है। ये किसी एक लड़का का बुक है, उसमें थोड़ा इसमें गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो उस पर आप मत जाइएगा। आइए हम सुधार करते हैं क्या क्या है इसमें पॉइंट। तो सेट नंबर 21 की शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, देखिए। परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो इसका सबसे पहले राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब हमें यहाँ से सवाल उठता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो था वो कब से कब तक हुआ? ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो था वो आपका 1969 से लेके 1974 तक हुआ था। ठीक है, यहाँ 1974 रहेगा। 1969 से लेकर 1974 तक हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना। अगर हम बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना की, ठीक है, देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? ठीक है, तो याद रखिएगा 1951 से लेकर 1956 तक ये आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था। दूसरा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? याद रखिए 1956 से लेकर, ठीक है, 1961 तक ये आपका दूसरा चला था। यहाँ पे आपका गलत लिखा हुआ है, 1956 से लेकर 1961 कर लीजिएगा अगर आपका ध्यान यहाँ पे है तो। पहला 1951 से लेकर 1956 तक, दूसरा 1956 से लेकर 1961 तक। ठीक है, चलिए। और तीसरा अगर हम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो तीसरा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो ये आपका हो जाएगा, आइए, तीसरा पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1961 से लेकर, ठीक है, 1966 तक। ठीक है, ये हमारा तीसरा पंचवर्षीय योजना था। अगर चौथी पंचवर्षीय योजना तो आप देख ही लिए 1969 से लेकर 1974 तक। अगर हम पंचवीं पंचवर्षीय योजना की बात कर ले, ठीक है, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो 1974 से लेके, देखिए, नाम था पंचवीं पंचवर्षीय योजना, लेकिन ये योजना तो जो था वो 4 साल तक चला था। याद रखिएगा एक चीज़ और, नाम था पंचवीं पंचवर्षीय योजना, लेकिन ये योजना आपका 4 साल तक चला था। ठीक है, 1974 से लेकर 1978 तक। या पाँचवीं छठी की अगर हम बात करें, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना जो था कब से कब तक चला था, तो ये हो जाएगा आपका 1980 से लेकर, ठीक है, 1985 तक। ये सब आपको याद रखना होगा। ठीक है, 1980 से लेकर 1985 तक ये छठी पंचवर्षीय योजना हो गया। और सातवीं की अगर हम बात करें, बस ये लास्ट होगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सातवीं हो जाएगा 1985 से लेकर 1990 तक। ठीक है, 1990 तक ये हमारा सातवीं पंचवर्षीय योजना हो गया। चलिए, तो कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। और यहाँ पे आप लोग थोड़ा सुधार लीजिएगा। ठीक है, 1961 हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आइए। सर्वप्रथम खदानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था? ठीक है, तो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1964 में से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ज्वारीय वन की। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 में क्या है, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का भाग है? ठीक है, तो कौन सा है? तो इसमें देखिए आपका हिंदकुश विभाग है, काराकोरम विभाग है, कुनबुन विभाग, यानी कि उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 का 4 हो जाएगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है कि क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कल्लर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर हम यहाँ थोड़ा सा बात कर लें, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में, देखिए लिखा हुआ है जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका
बांगर अब एक होता है खादर, या इसे हम क्या बोलते हैं, बांगर को क्या बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और खादर को हम क्या बोलते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी। तो आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बांगर को क्या कहा जाता है, पुरानी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, बांगर की खादर ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो याद रखिए पुरानी जो होता है वो पुरानी बोलो बांगर जो होता है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है, और खादर जो होता है वो नई जलोढ़ मिट्टी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक एशिया और यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाती है। ठीक है, एशिया और यूरोप के बीच मध्य सीमा नहीं बनाती है, तो कौन नहीं बनाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन नहीं बनाती है, तो सुएज नहर नहीं बनाती है। चलिए तब थोड़ा सा हम सुएज नहर के बारे में बात कर ले। सुएज नहर क्या है, तो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण जो है, ठीक है, कब हुआ था, 1956 में। यहाँ शुरू करते हैं, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1956 में। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण जो था, ठीक है, किसने किया था, तो ये भी याद रखिएगा, ऐसा तो पूछा नहीं जाता है बहुत कम केस में, किसने किया था, तो याद रखिएगा मिस्र के राष्ट्रपति। ठीक है, 1956 में हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण, तो किसने किया था, तो मिस्र के राष्ट्रपति, ठीक है, नाम लिख देते हैं, अबुल नासिर। ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति कौन थे, अबुल नासिर, ये जो थे मिस्र के राष्ट्रपति थे। इन्होंने सुएज नहर का निर्माण किया था 1956 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सुएज नहर के बारे में। सुएज नहर को कब खोला गया, एक प्रश्न पूछा जाता है कि सुएज नहर को कब खोला गया, तो कब खोला गया था, तो 1869 में से खोल दिया गया था। ठीक है, सुएज नहर को कब खोला गया था, तो 1869 में खोल दिया गया था। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है। भूमध्य सागर, क्वेश्चन सुनिएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी मतलब नदी जोड़ती है, तो याद रखिएगा सुएज नहर जो है वो जोड़ती है। सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। कभी आपको घुमा के भी पूछ देगा, डायरेक्ट पूछ देगा सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यहाँ तक ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो सर्वाधिक मतलब ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नाथुला दर्रा हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा हम इसका डिटेल से देख लें। अगर हम बात करें, ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ है, तो याद रखिएगा नाथुला दर्रा कहाँ है, तो ये सिक्किम में है। ठीक है, कहाँ है, तो सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम में। अच्छा, अगर हम खैबर दर्रा की बात करें, ठीक है, खैबर दर्रा कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान में। लिख लीजिए, ये सब आपको नोट करते चलना। ठीक है, पाकिस्तान में खैबर दर्रा कहाँ है, तो पाकिस्तान में। अगर हम बात करें जोजिला दर्रा की, ठीक है, जोजिला दर्रा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर। रोहतांग दर्रा की बात करें, ठीक है, देखिए रोहतांग दर्रा की अगर हम बात करें, रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश। चलिए ये हिमाचल प्रदेश है। चलिए अगर हम बात करें, एक पूछा जाता है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा कहाँ है, यांगयाप दर्रा कहाँ है, ठीक है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। यांगयाप दर्रा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा यांगयाप दर्रा। अच्छा, एक और याद रखिएगा बाड़ा लचा दर्रा कहाँ है। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाएगा बाड़ा लचा दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। बाड़ा लचा दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से अभी भी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक दिन सेट ऐसे ही आपके लिए आता रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है, तो कौन सा नगर जो है भूमध्य रेखा के सबसे निकट है, तो कौन सा है, तो सिंगापुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो IUCN का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कहाँ हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, याद रखिए कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो किस वर्ष किए थे, तो ये 1 फरवरी 1982 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोर झील किस राज्य में है? तो डिपोर झील किस राज्य में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का? ये हो जाएगा आपका असम में। ठीक है, चलिए एक याद रखिए, गोवा राज्य का मतलब कि गोवा राज्य कब बना था, इसका गठन कब हुआ था? ठीक है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। 30 मई को। ठीक है, 30 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? 30 मई 1987 को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो किस अनुसूची में शामिल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 5वीं अनुसूची। ठीक है, किस अनुसूची में शामिल है? तो 5वीं अनुसूची में शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। आइए देखते हैं, इसको इधर कर देते हैं। चलिए हमसे पूछा जा रहा है कि आपको मिलान करना है। इधर आपका एक तरफ दिया हुआ सूची और एक तरफ दिया हुआ था भाग। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है, ठीक है, इस संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो याद रखिएगा, मौलिक अधिकार संविधान के 3 मतलब कि भाग 3 में है। ठीक है, पहला बात कि मौलिक अधिकार संविधान का भाग कितना में है? तो भाग 3 में है। ऐसे ही मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये संविधान का कौन सा भाग में है? तो ये हो जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य संविधान के भारतीय संविधान के भाग 4 के क में है। मौलिक कर्तव्य कितना भाग में कितना है? तो संविधान के भाग 4 के क में है। ठीक है, निर्वाचन, अगर हम बात करें निर्वाचन, तो निर्वाचन कितना में है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा निर्वाचन कितना में हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निर्वाचन का भारतीय संविधान का भाग 15 में है। ठीक है, निर्वाचन किस में चल जाएगा? तो ये आपका 15 में चला जाएगा। ठीक है, या कितना में है? तो संविधान का भाग 15 में है। ठीक है, अब वो आपात संबंध किस में चला जाएगा? तो इसको थोड़ा सा ऐसे ले आकर हम ऐसे ले आकर ऐसे कर दीजिए। ठीक है, आपात उपबंध किस में है? तो आपात उपबंध संविधान का भाग 18 में है। ठीक है, ये हमने क्या देखा? भाग देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितना में है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें, ठीक है, तो मौलिक अधिकार, यहाँ देखिए अधिकार है, अनुच्छेद हम इसके सामने लिखने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद कितना में है? तो मौलिक अधिकार आपका हो जाएगा 12 से, ठीक है, 12 से 35। 12 से 35 अगर कभी पूछ ले तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितना में है? तो 12 से 35 ये आपका मौलिक अधिकार है। मौलिक कर्तव्य ये अनुच्छेद कितना में है? तो याद रखिए 51 के क में। ठीक है, 51 के क में, सॉरी उधर नहीं लिख पाएंगे, 51 के क में है। मौलिक कर्तव्य कितना में? 51 के क में है। ठीक है, निर्वाचन की अगर हम बात करते हैं, निर्वाचन, तो निर्वाचन के अनुच्छेद कितना में है? ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा 324 से। निर्वाचन की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं निर्वाचन का 324 से लेकर, ठीक है, 360 तक निर्वाचन कितना में है? तो निर्वाचन आपका 324 से लेकर 360 तक आपका निर्वाचन है। अब आपात उपबंध की अगर हम बात करें, आपात उपबंध की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 352 से लेके, इसको कहाँ लिख देते? यहाँ लिख देते। ठीक है, चलिए, तो 352 से लेके आपात उपबंध कितना में है? 352 से लेके 360 तक। ठीक है, तो आपात उपबंध अनुच्छेद कितना में है? तो 352 से लेके 360 तक आपका आपात उपबंध है। ठीक है, यहाँ तक ओके हो गया। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक तरफ आपका भाग दिया हुआ था, अब एक तरफ आपका अनुच्छेद हमने बता दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, 1 का 3, ठीक है, 2 का 4। चलिए इसी से शायद उम्मीद है कि मिल जाना चाहिए। देखते हैं क्या है, 1 का 3, 2 का 4, तो 1 का 3, 2 का 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटिश की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यायिक समीक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ठीक है, तो कौन लगाता है? तो ये अनुच्छेद 14 लगाता है। और अनुच्छेद 14 में कुछ है, ठीक है, तो याद रखिएगा समता का अधिकार। ठीक है, समता का या अधिकार या विधि के समक्ष समता सब किस में? अनुच्छेद 14 में है। और अनुच्छेद 21 की अगर हम बात करें,
अनुच्छेद 21 में क्या है, तो जीवन का अधिकार। बहुत बार पूछा हुआ सीटेट में खास करके क्वेश्चन पूछा जाता था कि जीवन का अधिकार अनुच्छेद कितना में है, तो जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, चलिए इसमें ही एक आपका यही वाला भी है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद कितना में है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद कितना में है, तो अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, कि किसके प्रति उत्तरदायी होता है, कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है। ठीक है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है जो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए। अगर आप 20 वर्ष के हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। चलिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तो किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, अब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, तो याद रखिए 1992 में। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। अगर हम बात करें 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, तो ये आपका 1993 में हुआ था। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, तो 1993 में हुआ था। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा बैक करके कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था ये आपका 1976 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1976 में हुआ था। अब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कितने शब्द को, ठीक है, प्रस्तावना में कितने शब्द को जोड़ा गया था, तो कितने शब्द को जोड़ा गया था, कौन कौन शब्द थे, तो पहला था आपका समाजवादी। ठीक है, समाजवादी पथ, दूसरा था पथ निरपेक्ष। ठीक है, और तीसरा था आपका राष्ट्र की अखंडता। ये 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, पथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका। चलिए 20 में चलते हैं। 20 में क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है, तो कौन एक भारत के मूल का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो देखिए कानून के समक्ष समानता ये आपका अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता ये भी है, ठीक, भाषण देने की स्वतंत्रता ये भी है। ठीक है, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध ऐसा भारतीय संविधान के मूल अधिकार में नहीं है। ठीक है, प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं पूछ रहा आपसे, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, चलिए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है 21 का। देखिए, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल सही बात है, पहला ही ऑप्शन आपका सत्य होगा, बाकी ये सब आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। ठीक है, तो कौन करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोक लेखा समिति। कौन करती है, तो लोक लेखा समिति करती है। अच्छा, आप थोड़ा सा हमको बताइएगा, बैक में चलते हैं। अभी वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान में CAG कौन है, वर्तमान में CAG कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए, गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश, ये आपका करेंट अफेयर भी हो जाएगा। ठीक है, चंद्र मुर्मू। अभी वर्तमान में CAG कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। अगर एक पूछा जाता है, एक हो गया CAG और एक पूछा जाता है CGA। ठीक है, CGA। ठीक है, एक ये होता है, तो ये कौन है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें कि CGA कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा SS दुबे। कौन है, वर्तमान में अगर पूछे वर्तमान में CGA कौन है, तो SS दुबे। याद रखिएगा, ये सब आपका करंट अफेयर में काम दे सकता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, किलोखरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया, तो किस शासक ने बनाया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। किस है, ठीक है, किसने बनाया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। चलिए
अब थोड़ा सा अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर लें, ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर लें तो इनका एक जो था बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया था। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, तो खिज्र खां, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्वर्ण युग किससे कहा जाता है, किसके काल को। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शाहजहाँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो शाहजहाँ। थोड़ा सा अगर हम बात कर लें, ठीक है, कि अगर कभी आपसे पूछ दे कि न्याय की जंजीर के लिए किसे जाना जाता है, न्याय की जंजीर के लिए किसे जाना जाता है, तो याद रखिए जहांगीर को, ठीक है। किसे जाना जाता है, तो जहांगीर को। न्याय की जंजीर के लिए किसे जाना जाता है, तो जहांगीर को जाना जाता है। अब जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था, ठीक है, ये जरूरी है। तो याद रखिए जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर, ठीक है, 1605 से लेकर 1627 तक ये था जहांगीर का शासनकाल, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। अगर हम वहीं शाहजहाँ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो शाहजहाँ का तो 1627 से लेकर 1657 तक ये हमारा शाहजहाँ का शासनकाल था, ठीक है। अगर औरंगजेब की अगर बात करें तो 57 के बाद 58 आता है, तो 1658 से लेकर, ठीक है, 1707 तक, 1707 तक याद रखिएगा। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1658 से लेकर 1707 तक, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ना, थोड़ा सा ये बैक में एक पूछा जाता है अकबर के बारे में। देखिए यहाँ से क्या पूछा जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि दास प्रथा का अंत कब हुआ था। दास प्रथा का अंत किसने किया था, तो अकबर ने किया था। कब किया था, तो 1562 में। अकबर ने कब किया था, 1562 में। दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया, तो 1562 में। एक क्वेश्चन यहाँ से ये निकल के आएगा। और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अकबर के दरबार में तानसेन जो था, ठीक है, ऐसे पूछ लिया कि तानसेन किसके दरबार में रहता था। सिंपल सी बात है, तानसेन किसके दरबार में रहता था, तो ये हो जाएगा आपका अकबर के दरबार में। तानसेन किसके दरबार में रहता था, तो अकबर के दरबार में। यहाँ तक ओके हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, ठीक है। तो प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त। कौन था, समुद्रगुप्त था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। तो किस वेद का है, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, यजुर्वेद का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ऋग्वेद के बारे में तो जानते ही होंगे। सामवेद हो गया आपका, संगीत का जनक कहा जाता है। ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1028, ठीक है। और सामवेद में इसको संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद में जादू टोना मारपीट भूत प्रेत जो भी आएगा, यह सब आपका यह अथर्ववेद में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलिए। 28 में क्या है, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, ठीक है। तो जैसे आप लूसेंट का एक पेज पलटिएगा ना, पहला या दूसरा पेज में दिया हुआ है, ठीक है, विष्णु पुराण, और एक आपका वायु पुराण, एक है आपका मत्स्य पुराण। ये तीनों पुराण किस किस वंश से संबंधित है, तो वही वहाँ से पूछा गया है विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो याद रखिएगा मौर्य वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से। आपसे फिर पूछ लिया जाएगा कि क्या था उनका, हाँ, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है, मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है, तो याद रखिएगा आंध्र सातवाहन वंश से। मत्स्य पुराण यहाँ लिख देते हैं, नहीं समझ में आ रहा था, मत्स्य, ठीक है, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है, तो आंध्र सातवाहन वंश से। वहीं अगर पूछ दे आपको कि वायु पुराण का संबंध किस वंश से है, वायु पुराण का संबंध, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप वायु पुराण, यानी कि गुप्त वंश से, ठीक है। चलिए तो वायु पुराण का संबंध किससे है, किस वंश से, तो गुप्त वंश से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 29 में देखते हैं क्या है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो सबसे पहले आपको याद करना होगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। अगर यही आपको याद नहीं होगा तो आप फिर उधर कुछ याद ही नहीं कर पाइएगा, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा हम बैक में चलते हैं।
द्वितीय आंसर मैसूर युद्ध याद करने से पहले आप याद कीजिए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, ठीक है, ये याद आएगा तो अच्छा बात है। चलिए हम शुरू से चलते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर हम बात करें, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, ठीक है, तो याद रखिए 1767 से लेकर, ठीक है, 1769 तक। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1767 से लेकर, ठीक है, 1769 तक, ये आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अगर हम दूसरे दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1780 से लेकर 1784 तक हुआ था, ये हमारा दूसरी हुआ था। और तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये आपका 1790 से लेकर 1792 तक हुआ था, ठीक है, 1790 से लेकर 1792 तक हुआ था। चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें, ठीक है, तो ये आपका 1799 में हुआ था। अब देखिए यहाँ समझिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हम बोले, ठीक है, देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा 1767 से लेकर 69 तक। दूसरा बोले तो 1780 से लेकर, ठीक है, 1784 तक। तीसरा तो 1790 से लेकर 1792 तक। चौथा 1799 तक। आपसे एक क्वेश्चन पहले पूछा जाएगा कि टिप्पू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। कभी कभी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, टिप्पू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। ये चारों आंग्ल मैसूर युद्ध देख रहे हैं आप, इसमें से किस आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है, टिप्पू सुल्तान की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, ठीक है। एक पूछ लिया जाएगा, सॉरी टिप्पू सुल्तान बोल रहे हैं, हैदर अली। टिप्पू सुल्तान की मृत्यु जो था ना यहाँ चतुर्थ में हुआ था, ठीक है, सॉरी टिप्पू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुआ था, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में। और दूसरी जो था वो आपका हैदर अली, टिप्पू सुल्तान के पिता का क्या नाम था, हैदर अली। तो हैदर अली की मृत्यु जो था किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, तो ये हो जाएगा दूसरा, ठीक है। हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में। और टिप्पू सुल्तान की मृत्यु पूछेगा तो ये आपका चतुर्थ 1799 में हुआ था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, ठीक है, यहाँ तक। चलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया तो सोच रहे थे माइंड में कुछ और बात है। चलिए ये हो गया। अच्छा अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वो भी चलते क्वेश्चन को। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, भारत का गवर्नर जनरल। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1780 से लेकर, ठीक है, 1784 तक हुआ था, दूसरा। तो अब आपको देखना होगा, ठीक है, अब थोड़ा सा बैक चलते हैं, आइए। 1780 से लेकर 84 तक हुआ था दूसरा की अगर बात करें तो यहाँ लिख लीजिए 1780 से लेकर 1784 तक, ये हमारा दूसरा हुआ था। चलिए तो वारेन हेस्टिंग्स, एक है लॉर्ड डलहौजी कॉर्नवालिस और एक है डलहौजी, वेल्लेस्ली और डलहौजी। चलिए तो वारेन हेस्टिंग्स की अगर हम बात करें तो इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो इसका कार्यकाल पहले हम लिख देते हैं आपको 1774 से लेकर, ठीक है, 1785 तक, 1774 से लेकर 1785 तक। वेल्लेस्ली का अगर शासनकाल की देखा जाए तो इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1798 से लेकर 1805 तक, ठीक है। लॉर्ड वेल्लेस्ली का शासनकाल कब से कब तक था, 1798 से लेकर 1805 तक, याद रखिएगा। कॉर्नवालिस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1786 से लेकर 1793 तक, ठीक है। और दूसरी बार भी बने थे लेकिन कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं रहते, 1805 में ही बने थे, ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं रहते। डलहौजी का तो जानते ही होंगे, 1848 से लेकर 1856 तक, ठीक है, 1856 तक, यही हो गया सबका शासनकाल। ये आपको कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है, हमेशा ही पूछा जा रहा है। तो आपसे पूछा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ था, तो देखिए हुआ था कब, 80 से लेकर 84 के बीच में ना। अब देखिए कि 80 से लेकर 84 में किसका शासनकाल था, तो देखिए तो यहाँ 85 बोल रहा है, 85 तक यानी कि 74 से लेकर 85 तक किसका शासनकाल, वारेन हेस्टिंग्स का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, अब कौन सुमिलित नहीं है चलिए देखते हैं। नौसेना विद्रोह कब हुआ था, ठीक है, तो नौसेना विद्रोह कब हुआ था, तो 1946 में, ये आपका सही है। नौसेना विद्रोह कब हुआ था, 1946 में। अगर बाय डेट याद करना चाहते हैं तो शायद 18 फरवरी था या 28 फरवरी, 18 फरवरी ही था, ठीक है, 18 फरवरी 1946 बाय डेट हो जाएगा आपका। नौसेना दिवस कब, नौसेना का विद्रोह, ठीक है, कहाँ हुआ, कब हुआ था, 18 फरवरी 1946। चलिए दूसरा देखते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन सही है 1934 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण, इससे संबंधित व्यक्ति पूछ लिया जाता कभी कभी,
जयप्रकाश नारायण। अच्छा, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में, ये भी आपका सही है। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। ठीक है, इसी समय क्या नाम था उनका, जो बारदोली की महिलाओं ने दिया था। ठीक है, इसी समय दिया था 1928 में ही, सरदार की उपाधि दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट की बात करें, क्या 1931 में हुआ था? तो ये आपका गलत है। पूना पैक्ट 1931 में नहीं हुआ था। ठीक है, तो पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। याद देखिए, पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो देखिए, वंदे मातरम तो किस अधिवेशन में पूछ रहा है ना, तो ब से वंदे और ब से 12, इसको पकड़ लीजिएगा। व से वंदे, व से वंदे और व को ब समझिए, ब से 12। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 12वां अधिवेशन। अब देखिए, थोड़ा सा याद रखिएगा कि वंदे मातरम को, ठीक है, 12वां अधिवेशन में, ठीक है, 1896 में, भी याद रखिएगा, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब? तो 1896 में। और कौन सा अधिवेशन था? तो 12वां अधिवेशन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, तो विलियम कैरी। कौन थे? विलियम कैरी थे। एक था शिशिर कुमार घोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछ लिया जाता है। अमृत बाजार पत्रिका, याद रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका किनका था? शिशिर कुमार घोष का। अमृत बाजार पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? पर्वत पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? ठीक है, तो क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए आप, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। ठीक है, ये सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, क्यों बचाते हैं? तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके न्यून तापमान पर जीवाणुओं और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? ठीक है, तो सबसे कम किस स्थान पे होता है? तो याद रखिएगा, विषुवत रेखा पे। ठीक है, चलिए कर्क रेखा, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्राकृतिक वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, तो ऐसा क्यों हो जाता है? तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, इसीलिए ऐसा हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? फ्लोरेस्टेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो कौन सा पदार्थ होता है? तो पारा वाष्प एवं आर्गन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो कौन करता है? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध और पानी का मिश्रण। ठीक है, चलिए डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डी ऑक्सीराइबोज। ठीक है, और 39 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है? तो कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्लेस्टिड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? ठीक है, तो किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ठीक है, तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो 42 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए, तो 42 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 42 का हो जाएगा इंसुलिन। ठीक है, चलिए थोड़ा जल्दी करते हैं, बहुत टाइम हो गया।
आइए 43 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये आपका आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है? ठीक है, तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अग्नाशय हो जाएगा। 45 नंबर देखते हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया? ठीक है, तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका नील्स बोर ने। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एल्कोहल से इत्र बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गर्म एल्यूमिना का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता है या हटाता है? ठीक है, कौन सा विधि है? तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पाइसीकरण विधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है? तो कौन सुम्मिलित नहीं है? चलिए देखते हैं, कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है, ये तो सुम्मिलित है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है, ये भी सुम्मिलित है। सभी सुम्मिलित है तो ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ओलिव की शाखा संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, ये गलत बात है। ठीक है, चलिए 49 में देखते हैं क्या है कि दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो किस मुगल शासक द्वारा बनाया था? तो औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं, 50 नंबर। ठीक है, वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो तुकाराम राम ने किया था। ठीक है, इस प्रकार के आज हम लोग 50 सेट 21 का 50 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। थोड़ा सा आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ तो आप लोगों को भेज दिया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए एक बार हम देख लेते हैं सनसनी निगाहों से। न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो VVI होगा वो हम आपको बता देते हैं। न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है? जहांगीर का। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहांगीर के बड़े पुत्र का नाम क्या? पुत्र खुसरो ने। समझिए, जहांगीर के बड़े बेटे का नाम क्या था? खुसरो। कहीं पूछ देगा जहांगीर के बड़े पुत्र का नाम क्या था, तो आपको याद रखना खुसरो। तो खुसरो ने, ठीक है, गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। अरे वाह, मतलब बेटा जो था वो बाप के साथ क्या किया? विद्रोह किया। किसकी सहायता से किया? तो गुरु अर्जुन देव की सहायता से किया। मतलब एक बेटा खुसरो जहांगीर के खिलाफ क्या किया? विद्रोह किया, और अर्जुन देव के खिलाफ किया था। ठीक है, अर्जुन देव क्या किया? उनका सहायता किए थे। इधर क्या फिर होता है इसके बाद कि खुसरो जो थे, ठीक है, खुसरो की सहायता करने वाले कौन थे? जहांगीर। और ये जो थे जहांगीर क्या किया कि जो सहायता किया था खुसरो का अर्जुन देव, उसको फांसी पे सजा सुना दिए थे। वही बात लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसके बाद आपका मेन क्या है पॉइंट, ये देख लीजिए। थोड़ा सा ये जरूरी है कि इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ, ठीक है, किसने? तो जहांगीर ने जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर, ठीक है, जहांगीर के लेख उत्तीर्ण है। अगर पूछ देगा अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर किसका लेख उत्तीर्ण है, तो जहांगीर के लेख उत्तीर्ण है। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस सर टॉमस रो भारत आए थे। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब किसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो भारत आए थे? तो जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर का मकबरा का निर्माण किसने किया था? तो नूरजहां ने। जहांगीर का मकबरा का निर्माण किसने किया था? तो नूरजहां ने। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देख लीजिए मयूर सिंहासन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। ठीक है, मयूर सिंहासन का किसने निर्माण करा था? तो शाहजहां ने। और नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुनिसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुनिसा। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुनिसा। याद रखना है आपको। चलिए थोड़ा सा और चलते हैं। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापित कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। ये भी पूछ लिया जाता है, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। ठीक है, चलिए स्वर्ण युग कहा जाता है, किसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां के। ठीक है, किसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को। चलो दारा सिक्को, ठीक है, किसका पुत्र था? तो शाहजहां का पुत्र था। दारा सिक्को किसका पुत्र था? तो शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देख लीजिए कर रहा था। इसके अतिरिक्त में भगवत गीता एवं रामायण को फारसी में अनुवाद करवाया था। कौन करवाया था? ठीक है, क्या है? दारा सिक्को सर ए अकबर नाम से
उपनिषदों का अनुवाद करवाया। इसके अतिरिक्त इसने यानी कि दारा शिकोह ने, ठीक है, भगवत गीता और रामायण को फारसी में अनुवाद करवाया था। इसके बाद लास्ट ये देख लीजिए, शाहजहाँ को औरंगजेब ने, ठीक है, शाहजहाँ को औरंगजेब ने आगरा के किले में, ठीक है, बंदी बनाकर रखा था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन किसको बंदी बनाकर रखा था, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपका ये टॉपिक भी ख़त्म हुआ। अच्छा, नीचे में थोड़ा सा युद्ध के बारे में ये देख लीजिएगा, ये भी आप लोग के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, VVI एकदम, ये सारे युद्ध आप देख लीजिएगा। चलिए, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से अभी भी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।